नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कचौरी स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अपने राजस्थान बोर्ड की जो 18-19 वाली बुक है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने कक्षा 6, 7 और 8 है वो कवर की है अभी तक। और इनमें अपने कक्षा 6 और 7 तक के सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं और कक्षा 8 है इसकी बायो और केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। अभी जो बाकी अध्याय बचे हैं वो भी अपने कंप्लीट कर रहे हैं। आज का अपना अध्याय है दोस्तों कार्य एवं ऊर्जा। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उनको ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपके पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज के अध्याय में अपने चर्चाएँ करेंगे कार्य, ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ऊर्जा संरक्षण के उपाय, यानी इन बिंदुओं पर अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए कि साधारण बोलचाल में हम पढ़ने, लिखने, बोझा उठाने, खाना पकाने, तैरने आदि श्रम युक्त गतिविधियों को कार्य कहते हैं। सतीश 4 घंटे की पढ़ाई में थक जाता है, जबकि रीता 8 घंटे की पढ़ाई के बाद भी नहीं थकती है। दोनों में से किसने अधिक कार्य किया, इसका कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं दिया जा सकता। अतः शारीरिक या मानसिक श्रम को विज्ञान में कार्य के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तब वैज्ञानिक अर्थ में कार्य किसे कहते हैं, आओ पता लगाएं। सबसे पहले देखिए कार्य होता क्या है, उस पर चर्चाएं करते हैं अपने। उस पर देखते हैं कि पहला देखिए इसके लिए गतिविधि है कि एक गेंद को फर्श पर रखकर धक्का दीजिए, अर्थात गेंद पर बल लगाइए। अपने हाथों से दीवार पर धक्का दीजिए। उक्त दोनों क्रियाओं में कौन सी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हुई। यहाँ गेंद ने निश्चित दिशा में कुछ दूरी तय की है। वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। अतः हम कहते हैं कि गेंद में बल लगाने पर विस्थापन हुआ है, जबकि दीवार अपने स्थान पर ही स्थिर रही है। इस कारण दीवार में विस्थापन शून्य है। वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया को कार्य कहते हैं। पहली वस्तु यानी गेंद में विस्थापन हुआ है, अतः इस क्रिया में कार्य किया गया है, जबकि दूसरी वस्तु दीवार में विस्थापन नहीं हुआ है, अतः इस क्रिया को कार्य नहीं कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि दीवार पर बल लगाने पर किया गया कार्य शून्य है। कई बार हम जानना चाहते हैं कि हमारे द्वारा कितना कार्य किया गया है। हम कार्य का परिणाम यानी मात्रा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आओ पता लगाएं। ये चित्र भी दोस्तों साथ साथ में देखिएगा, चित्र ए और बी दोनों को आप देखिएगा। और इसमें देखिए कि पहले में देखिए पॉइंट में कि गत्ते के एक खाली कार्टून में केवल 2 पुस्तकें रखकर बंद कर दीजिए। अब इसे रस्सी से बांधकर पहले 2 मीटर फर्श तक खींचिए, इसके बाद 4 मीटर तक फर्श पर खींचिए। किस स्थिति में कार्य अधिक किया गया, यानी चित्र जो 9.1 है, इसका जो ए है वो इस गतिविधि को दर्शा रहा है। स्पष्टतः जब वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन अधिक होगा तो कार्य अधिक होगा, यानी वस्तु पर किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है। तो ये अपना पहला बिंदु हो गया और इसको आप अच्छे से नोट्स में नोट कीजिएगा। दूसरा बिंदु देखिए कि पहले कार्टून में केवल 2 पुस्तकें रखकर 4 मीटर खींचिए, इसके बाद उसे पुस्तकों से पूरा भरकर 4 मीटर दूरी तक खींचिए। यानी चित्र जो 9.1 का ये बी है ना, इसमें ये गतिविधि दर्शा रखी है। दोनों स्थितियों में विस्थापन समान है। किस स्थिति में अधिक बल लगाना पड़ा, किस स्थिति में अधिक कार्य हुआ। दूसरी स्थिति में अधिक बल लगाना पड़ता है, अतः दूसरी स्थिति में किया गया कार्य अधिक है। स्पष्ट है कि वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल के परिणाम पर भी निर्भर करता है, यानी ये दूसरा बिंदु है अपना, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। उक्त विवेचना के आधार पर हम पता चलता है कि कार्य निम्नांकित 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन पर और दूसरा वस्तु पर लगाए गए बल के परिणाम पर। यदि वस्तु पर बल आरोपित करने पर वह बल की दिशा में विस्थापित होती है तो किए गए कार्य को हम अगर लिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कार्य बराबर हो जाएगा अपना
बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अतः बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यानी कार्य का जो मात्रक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, ये जूल होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं अपनी ऊर्जा। इसके लिए गतिविधि है दोस्तों। आपने कार्य करने की क्षमता के होने के कारण, दोबारा देखिए इसको, आप में कार्य करने की क्षमता होने के कारण आप कई कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार जानवरों में भी कार्य करने की क्षमता होने के कारण वे भी कई कार्य कर सकते हैं। चर्चा करके जंतुओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची आगे दिए गए चित्र 9.2 की सहायता से बनाइए। ये अलग अलग चित्र दर्शा रखे हैं और इसमें अलग अलग इनके कार्य भी दर्शा रखे हैं। प्रकृति में हम यह भी देखते हैं कि न केवल सजीवों में बल्कि निर्जीव वस्तुओं में भी कार्य करने की क्षमता होती है। जैसे ऊंचाई से गिरते हुए पानी से बड़ी बड़ी मशीनें चला सकते हैं। तेज़ हवा से पवन चक्की चलती है। कोयले की उष्मा से भाप बनकर उससे बिजली का जनरेटर चलाया जाता है आदि ये कार्य है दोस्तों। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, उनमें कार्य करने की क्षमता हो सकती है। वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो ये अपने नोट्स में नोट कीजिएगा। स्पष्ट है कि बहते पानी, हवा, कोयले, भाप, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि में ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा के कई तरह कार्य संपादित किए जा सकते हैं। इसके लिए भी एक गतिविधि और है दोस्तों, इस पर चर्चा करते हैं कि जिस वस्तु से ऊर्जा प्राप्त होती है या जिस वस्तु में ऊर्जा होती है जिस वस्तु में ऊर्जा होती है उससे अन्य वस्तुओं पर कार्य किया जाता है। आगे दी गई सारणी 9.1 में कुछ क्रियाएं दी गई है। इस सारणी में कार्य करने वाली वस्तु तथा वह वस्तु जिस पर कार्य हुआ है के नाम लिखिए। यह आप टेबल है दोस्तों, इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना एक बार। स्पष्ट है कि एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर कार्य किया जाता है। कार्य करने के लिए पहली वस्तु को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इस कारण पहली वस्तु की ऊर्जा में कमी हो जाती है। पहली वस्तु द्वारा किया गया कार्य दूसरी वस्तु में कार्य के रूप में प्रकट हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कार्य एवं ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य है। इसलिए ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक भी जूल है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है दोस्तों? जूल है। ये आपको अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जूल है, ये आपको याद रखना है। ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है। इनमें से एक रूप को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, आओ पता लगाएं। यांत्रिक ऊर्जा देखते हैं अपने कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप में यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने इसमें गतिज ऊर्जा। हम देखते हैं कि बहता हुआ पानी कई वस्तुओं को अपने साथ दूर बहाकर ले जाता है। बहती हुई हवा भी वस्तुओं को उड़ा सकती है। हवा की ऊर्जा से पवन चक्की चला सकते हैं। गति करती हुई गेंद दूसरी गेंद से टकराती है तो उसे भी गति करा देती है। इस प्रकार के अन्य उदाहरण खोजिए जिनमें वस्तुओं में गति के कारण कार्य करने की क्षमता या ऊर्जा होती है। वस्तुओं में गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब पढ़ते हैं अपनी स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई से गिरते हुए पानी को टरबाइन पर गिराकर उसे घुमाया जा सकता है। गुलेल के रबर में पत्थर रखकर उसे खींचकर छोड़ देते हैं तो पत्थर को गति मिलती है। इसी प्रकार तीर कमान को खींचकर छोड़ने पर तीर में भी गति होती है। अतः हम कह सकते हैं कि स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण भी वस्तुओं में ऊर्जा होती है। चाबी वाली जो खिलौनाकार है के अंदर की मशीन को देखिए। इसी प्रकार चाबी वाली घड़ी के अंदर की मशीन को घड़ीसाज की यहाँ देखिए। इसके अंदर एक स्प्रिंग यानी कमानी होती है। जब घड़ी या कार में चाबी भरते हैं तो स्प्रिंग दब जाती है, अर्थात इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। इस कारण उसमें कार्य करने की क्षमता है यानी ऊर्जा है वो संचित हो जाती है। फलस्वरूप वे चलने लगती है। जब वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा संचित होती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये दोस्तों चित्र में अच्छे से समझा रखा है। बांध में से पानी गिराकर टरबाइन चलाया जाता है और ये इधर देखिए स्प्रिंग का आंतरिक भाग दर्शा रखा है। गुलेल दर्शा रखी है, तीर कमान दर्शा रखी है।
अतः हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा दो रूप होते हैं, पहला गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा के विभिन्न रूप पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, आप अब तक गति, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, ध्वनि, चुंबक, परमाणु संरचना तथा रासायनिक क्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। इनसे संबंधित ऊर्जा के विभिन्न रूप पर आगे दी गई सारणी 9.2 की सहायता से चर्चा कीजिए। ये देखिए, इधर अपने ऊर्जा बता रखी है, कौन सी है, संक्षिप्त विवरण बता रखा है और उदाहरण बता रखे हैं इसके। तो सबसे पहले अपने देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा में आती कौन कौन सी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इसका संक्षिप्त विवरण है। इसमें देखिए, वस्तुओं में गति या स्थिति के कारण निहित ऊर्जा होती है। जल, पवन, गाड़ी, गेंद आदि में गति के कारण ऊर्जा होती है। इसी प्रकार स्प्रिंग, गुलेल, तीर, कमान आदि की ऊर्जा ये स्थितिज ऊर्जा में आ जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में है ना, आपको इनके एग्जाम्पल दिए जाएंगे, जैसे स्प्रिंग में पूछेगा, गुलेल में पूछेगा, इस तरीके से एग्जाम्पल दिए जाएंगे और पूछेगा कि कौन सी ऊर्जा है, तो ये आप अच्छे से नोट कीजिएगा। दूसरा है ऊष्मा ऊर्जा, चलती हुई वस्तु या गर्म वस्तु में निहित ऊर्जा है। और कोयले की ऊष्मा से इंजन चलाना, पेट्रोल या डीजल इंजन से वाहन चलाना। रासायनिक ऊर्जा है तीसरी अपनी, और इसमें देखिए कि ईंधन में निहित ऊर्जा, सेल व बैटरी में रासायनिक ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसी प्रकार सभी प्रकार के जो ईंधन है वो इसमें आ जाएंगे उदाहरण में। प्रकाश ऊर्जा, सूर्य तथा बल्ब इत्यादि के प्रकाश में निहित ऊर्जा, और धूप से वस्तुएं गर्म होना, सौर सेल से विद्युत बनना, ये इसके उदाहरण हैं। विद्युत ऊर्जा में देखिए, आवेशों के प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा, बल्ब से रोशनी करना, विद्युत पंखा, विद्युत मोटर आदि का चलना, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। और छठा है चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र में निहित ऊर्जा, और उदाहरण में देखें तो चुंबक से लोहे की वस्तुओं में आकर्षण। सातवां है ध्वनि ऊर्जा, यानी ध्वनि कंपन में निहित ऊर्जा हो जाएगी, और उदाहरण है इसका विभिन्न वाद्य यंत्रों के कंपन से प्राप्त ध्वनि। परमाणु ऊर्जा में देखिए, नाभिकों के विखंडन या संलयन से प्राप्त ऊर्जा, परमाणु या नाभिकीय भट्टी से विद्युत निर्माण। अब देखिए अपना है ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण, इसको भी आप अच्छे से समझिएगा। इस टेबल को, ये जो सारणी बना रखी है, सारणी माध्यम से ये ब्लॉक दर्शा रखे हैं, इस डायग्राम को आप अच्छे से समझिएगा और अपने नोट्स में नोट कीजिएगा। यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। चित्र 9.4 को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि ऊर्जा का कौन सा रूप किस किस अन्य रूप में परिवर्तित हो रहा है। देखिए, सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा है, जैसे बांध का पानी है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, और पानी के प्रवाह से इसको गतिज ऊर्जा मिलती है, यानी बहता हुआ पानी होता है, ये गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये टरबाइन पर गिरता है तो ये क्या हो जाता है, विद्युत जनितर है, उससे इसमें अपने विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। अब ये जो विद्युत ऊर्जा है ये क्या है, अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरित होती है, यानी विद्युत प्रवाह से विद्युत ऊर्जा का अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरण हो जाता है। जैसे अगर इसका यूज करेंगे अपने विद्युत घंटी में तो ध्वनि में आ जाएगा, ठीक है। विद्युत मोटर से पानी में टंकी चलाना, बैटरी चार्जर, विद्युत पंखा, विद्युत रेल, कारखाने, विद्युत चुंबक और विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ये इसके अलग अलग रूपांतरण से, यानी यूज के अनुसार इसके रूपांतरण हो जाएंगे। अब एक और गतिविधि है दोस्तों, दैनिक जीवन में भी हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हुए देखते हैं। अपने दैनिक जीवन में अवलोकन के आधार पर अग्रांकित सारणी 9.3 की पूर्ति कीजिए। तो वीडियो को पॉज करके इसको जरूर देखिएगा दोस्तों, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको ही पूर्ति करनी है इसको। अब देखिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। दैनिक ऊर्जा में हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऊर्जा के कई स्रोतों को काम में लेते हैं, जैसे खाना पकाने के लिए कोयला, लकड़ी, केरोसिन, ईंधन गैस, गोबर गैस आदि का उपयोग करते हैं। गाड़ियां चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल का उपयोग करते हैं। बिजली बनाने के लिए जल की गतिज ऊर्जा, कोयले की ऊष्मा ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि को प्रयुक्त किया जाता है। ऊर्जा के इन विभिन्न स्रोतों को आगे दिए गए अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में देखिए कि रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, खनिज कोयला आदि पदार्थों को पृथ्वी के
गर्भ से निकाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि लाखों वर्षों पहले पृथ्वी की भूगर्भ हलचल से अनेक जीव जंतु और पेड़ पौधे भूमि के अंदर दब गए थे। लंबे समय उपरांत भूगर्भ के अत्यधिक दाब व ताप के कारण ये पेड़ पौधे पेट्रोलियम व खनिज कोयले में बदल गए। इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इन पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलकर हम उपयोग में लेते हैं। खाना पकाने के लिए लोग लकड़ी का भी उपयोग करते हैं। इस कारण जंगल काटे जा रहे हैं तथा लकड़ी की कमी हो रही है। हमारे द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि जीवाश्म ईंधन तथा काष्ठ ईंधन यानी लकड़ी की ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास की मांग की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी के गर्भ से निकाले जाने वाले इस प्रकार के ईंधनों का भंडार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसी प्रकार इसका उपयोग होता रहा तो ये स्रोत शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे और संपूर्ण विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट उत्पन्न हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि यदि हमें पेट्रोल, डीजल, इन रसोई गैस आदि मिलना बंद हो जाए तो क्या प्रभाव होगा। भविष्य में विश्वव्यापी ऊर्जा संकट से बचने के लिए यह आवश्यक है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का मितव्ययतापूर्वक उपयोग करें, ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों की खोज करें और उनके उपयोग को बढ़ाएं। ऊर्जा के वैकल्पिक साधन कौन कौन से हैं, इन पे भी चर्चा करते हैं अपने। सबसे पहले देखिए ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या वैकल्पिक स्रोत। तो परंपरागत स्रोत में अपने आएंगे दोस्तों जीवाश्म ईंधन, काष्ठ या लकड़ी या ईंधन। और परंपरागत ऊर्जा स्रोत में या वैकल्पिक स्रोत में आ जाएंगे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा। और इसी में जैव ऊर्जा है ये होती है दोस्तों गोबर गैस से संबंधित होती है। और जीवाश्म ईंधन में देखें तो पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला, इन पे अपने चर्चा की जा चुकी है। अब पढ़ते हैं अपने गैर परंपरागत या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। इसमें आएगा सूर्य, पवन, जल, जैव मात्रा, परमाणु भट्टी, महासागर एवं भूगर्भ से प्राप्त ऊर्जा को गैर परंपरागत या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इन स्रोतों का बार बार उपयोग किया जाता है, अतः इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। ये स्रोत कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। इन स्रोतों से अधिकाधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं। सौर ऊर्जा से विद्युत प्राप्त करने, पानी गर्म करने, खाना पकाने आदि के लिए कई उपकरण आज बाजार में उपलब्ध है। पवन ऊर्जा से विद्युत निर्माण के लिए अनेक ऊर्जा पर पवन चक्कियाँ चलाई जा रही है। गोबर एवं अन्य जैव अपशिष्ट जैसे बायोगैस संयंत्र लगाने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे जैव मात्रा ऊर्जा कहते हैं। तो जैव मात्रा ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, जो बायोगैस संयंत्र वगैरह है उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है। और नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर इसके पानी को ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है। टरबाइन विद्युत जनरेटरों से जुड़ा होता है जिससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इस व्यवस्था को जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। इस विद्युत ऊर्जा को बड़े शहरों से लेकर सुदूर गांवों तक विद्युत आपूर्ति हेतु उपयोग में लिया जाता है। परमाणु या नाभिकीय भट्टी से भी विद्युत का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के संयंत्र को परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। परमाणु ऊर्जा के उपयोग से पनडुब्बी भी चलाई जाती है। महासागरों से आने वाले ज्वार भाटा, तेज लहरों तथा धाराओं की ऊर्जाओं को भी विद्युत में बदला जा सकता है, जिसे महासागरीय ऊर्जा कहते हैं। इसके साथ साथ पृथ्वी के गर्भ में जाने पर ताप में वृद्धि होती है। इस तापीय ऊर्जा को भी विद्युत में रूपांतरित किया जा सकता है, जिसे भूगर्भीय ऊर्जा कहते हैं।
ये पवन चक्की व सौर ऊर्जा संयंत्र है, उसका चित्र दर्शा रखा है। अब एक गतिविधि और है दोस्तों कि राजस्थान में कहाँ कहाँ जल, ताप एवं परमाणु ऊर्जा विद्युत संयंत्र स्थापित है, पता लगाकर राजस्थान के मानचित्र पर अंकित कीजिए। ये गतिविधि आपको करके देख लीजिए। और ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का संरक्षण है। विश्वव्यापी ऊर्जा संकट से बचने के लिए हमें ऊर्जा का संरक्षण करना होगा। ऊर्जा की मितव्ययता पूर्वक उपयोग करना हम सभी का दायित्व है। ऊर्जा की बचत के लिए आप क्या करते हैं, चर्चा करके उपायों की सूची बनाइए। ऊर्जा के संरक्षण के उपाय में देखिए, पहला है आवश्यकता होने पर ही विद्युत के संसाधनों का या साधनों का उपयोग करें। जब कमरे में कोई नहीं हो तो विद्युत उपकरणों के स्विच बंद कर दें। दूसरा है खाना पकाने के लिए सौर कुकर, उन्नत चूल्हे, प्रेशर कुकर आदि का प्रयोग करके ईंधन बचाएं। रसोई गैस, केरोसिन स्टोव, चूल्हों, अंगीठी आदि के ईंधन को व्यर्थ नहीं जलने दें। तीसरा है किसी स्थान पर रुकने या किसी की प्रतीक्षा करते समय वाहनों के इंजन बंद करके पेट्रोल डीजल को व्यर्थ जलने से बचाएं। वाहनों की समय पर जांच एवं सर्विसिंग करवाएं तथा उचित मात्रा में हवा एवं ऑयल का प्रयोग करें। सौर ऊर्जा का अधिकाधिक प्रयोग करके परंपरागत ईंधन को बचा सकते हैं। जैव अपशिष्ट पदार्थों व गोबर से बायोगैस बनाकर काम में लेने से परंपरागत ऊर्जा स्रोत का संरक्षण किया जा सकता है। छठा है भवनों के निर्माण में ऐसी तकनीक का प्रयोग होना चाहिए जिससे वे सर्दियों में गर्म तथा गर्मियों में ठंडे रहे। इस प्रकार हीटर या एसी का प्रयोग कम से कम होगा तथा विद्युत की बचत होगी। और दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में विद्युत या अन्य ऊर्जा का उपयोग होता है, अतः इनका मितव्ययता से उपयोग करना चाहिए। घरों एवं प्रतिष्ठानों में साधारण बल्ब या ट्यूबलाइट के स्थान पर एलईडी लाइट का प्रयोग करने से बिजली की बचत होती है। ये दोस्तों पाठ का सार है, इसको आप वीडियो को रोक के ज़रूर देखिएगा। अब इसके जो क्वेश्चन हैं उन पे चर्चाएँ करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए पहला है कार्य का मात्रक है ए न्यूटन, ब किलोग्राम, से जूल और द वाट। तो कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों? जूल है। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर द हो जाएगा, ऊर्जा। निम्नांकित में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? पेट्रोल भी है, लकड़ी नहीं है दोस्तों, ब ही हो जाएगा, लकड़ी। इसके अलावा प्राकृतिक गैस है और डीजल है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो कौन से का होता है विद्युत ऊर्जा का ध्वनि में? तो विद्युत घंटी हो जाएगी, इसका राइट आंसर द हो जाएगा। वस्तुओं में गति के कारण ऊर्जा को खालिस्तान ऊर्जा कहते हैं, तो कौन सी? गतिज ऊर्जा। गुलेल के रबर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, तो कौन सी? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। और जब पत्थर को छोड़ देंगे उससे तो वो कौन सी हो जाएगी? यानी गोली को उसको से छोड़ देंगे तो गोली को गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। घरों में प्रयुक्त होने वाला विद्युत सेल में खालिस्तान ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यानी रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा इसका। ऊर्जा का मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक भी दोस्तों जूल ही होता है। अब मिलान वाले में देखिए विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा है, तो ये उपकरण में मिलान करें तो कौन सी में होगा दोस्तों? विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, तो ये हो जाएगा स्पीकर हो जाएगा, द हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में हो जाएगा कौन सा? अपनी विद्युत हीटर हो जाएगा, से हो जाएगा इसका। और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कौन सा देगा अपने को? तो ये डायनमो हो जाएगा, यानी जनरेटर हो जाएगा, ब ऑप्शन हो जाएगा। और प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो ये सोलर सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना ये अध्याय कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपके ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है वो हमसे जुड़ सके। और अगर आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और जो घंटी का निशान है यानी बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।